So last time we had started with the digestive system. उसका जो different parts है वो सब हमने देखा था, right? पहले I gave you the overview of the digestive system and उसके बाद फिर then we started with the discussion of each part, है ना? तो सारे parts याद है अच्छे से, सारे order में. You remember something called peristalsis, esophagus. ये सारे words, all these technical terms are very important. ठीक है? Okay. So अभी teeth, tongue, saliva, salivary glands, I think ये सब हमने complete कर दिया. Okay. अभी इसके बाद हमें देखना है. Now we'll go further to the next part and वो है we will directly come to the stomach. Okay. Pharynx वगैरह हमने complete कर दिया था. Right? तो अभी स्टमक एंड इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि वी विल सी द स्ट्रक्चर, वी विल सी द सेक्शन, एनाटॉमिकल डिटेल्स भी थोड़ा सा देखना है, द हिस्टोलॉजिकल पार्ट. वो डिटेल्स देखने के बाद वी विल आल्सो सी द फंक्शन साइड बाय साइड. अच्छा नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर एक साथ और फंक्शन एक साथ करेंगे, साइड बाय साइड वी विल सी बोथ, तो पूरा फिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो जैसे हम अभी स्टमक के बारे में शुरू कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द स्टमक, देन वी विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. Okay, now talking about the stomach. अभी नॉर्मली स्टमक को जैसे हम हिंदी में पेट करके बोलते हैं, तो ये बहुत हम लोग लूजली यूज करते हैं, है कि नहीं? बिकॉज एनी काइंड ऑफ अ पार्ट इन द एब्डोमेन इज अवर पेट, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, है ना? बट स्टमक जो है इट इज टेक्निकली अ सेपरेट ऑर्गन इन अवर एब्डोमेन. ओके. तो एब्डोमेन पूरा वो स्ट्रक्चर है बिटवीन द चेस्ट रीजन एंड द हिप रीजन, उस पूरे पोर्शन को एब्डोमेन बोलते हैं. तो एब्डोमेन में इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, नाउ यू शुड बी नोइंग स्पेसिफिकली द लोकेशन ऑफ ईच पार्ट. कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वेयर इज द स्टमक लोकेटेड, यू जस्ट कैन नॉट राइट इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. So the specific answer would be it is located in the upper left portion in the abdominal cavity. That's the correct answer. ठीक है. So muscular है, sac like. Sac like का मतलब ये हो गया कि it is flexible. Its muscles, its walls are made up of muscles. तो वो flexible है, J-shaped organ. Approximate length in an adult is around 25 to 30 centimeter. Okay. तो ये ऐसे नजर आता है स्टमक. ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है बाद में. ओके. तो ईसोफेगस से नीचे आता है and this is where you have the J-shaped organ. It is arranged like this. You can understand 25 to 30 centimeter मतलब it's like our long ruler, उतने लेंथ का. Okay. And it's a J-shaped one, so it is elongated like this. ये उसका main body है. So there is this portion below the esophagus जिसको बोलते हैं cardiac stomach. This is known as the cardiac stomach. Okay. Stomach के मैंने 3 parts बताए थे, cardiac, fundus, pylorus. Okay. So when you say cardiac stomach, so when you say cardiac stomach, उसका नाम ऐसा क्यों रखा है? Because it is near to the heart, upper part है ना, that's why that region is called cardiac. Okay. Fundus is the main body, which is like a hollow cavity, and the lower portion is pylorus. Pylorus के just नीचे जहाँ stomach end हो रहा है, there you have the duodenum. Okay. So there is something called lesser curvature and a greater curvature. मतलब वो एंगल ऐसा you can say like a lens कैसा होता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ. So that way you can just label it as lesser and greater curvature. Okay. And then there is a portion called the gastroesophageal junction. अभी और एक बात याद रखना है कि whenever we are talking about any body part, उसका एक मेडिकल टर्म के हिसाब से एडजेक्टिव होता है. जैसे whenever you say the word gastro, it means stomach. वो याद रखना. ठीक है. गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस, द फूड पाइप. ठीक है. जब भी हम लोग बोलते हैं हेपेटिक, उसका मतलब है लिवर. कार्डियो का मतलब है हार्ट. ओके. रीनल अगर बोलते हैं तो किडनी. ओके.
इसे एंटेरो, ENTERO, एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन। ऐसे करके ईच पार्ट इज गॉट सम मेडिकल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, मतलब इट इज द जंक्शन और द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द स्टमक एंड इसोफेगस। ओके, तो और एक पार्ट इसमें जो याद रखना है वो है समथिंग कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स। ये वर्ड भी याद रखना है, राइट इट हियर, स्फिंक्टर मसल्स। ओके, अब पूरे शरीर में स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल में इंटरनली स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट एट एवरी जंक्शन। ओके, अभी स्फिंक्टर मसल्स जो है, सम ऑफ देम आर इनवॉल्यूंटरी, दैट मीन्स इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, एंड सम अदर्स आर वॉल्यूंटरी, दैट मीन्स यू कैन कंट्रोल इट। ओके, तो इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी दोनों तरह के स्फिंक्टर मसल्स होते हैं शरीर में। अब जैसे यहाँ पर ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में इंटरनली यहाँ पर देयर विल बी रिंग ऑफ मसल्स जिसको स्फिंक्टर मसल्स बोलेंगे। सिमिलरली बिटवीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टमक, between the pylorus and duodenum, again there will be a ring of muscles called sphincter muscles. Okay, between the small intestine ka last part, that is ileum and the colon, there will be a sphincter muscle. Between colon and rectum there will be sphincter muscle. Between rectum and anus there will be sphincter muscles. ये स्फिंक्टर मसल्स का क्या रोल है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज बिकॉज स्फिंक्टर मसल्स आर द वंस, मसल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, काइंड ऑफ मूवमेंट करते हैं। सो व्हेन दीज आर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा मूवमेंट ऑफ द बोलस फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक, कि द बोलस शुड नॉट जंप इनटू द स्टमक, धीरे धीरे रेगुलेट करेगा। इट्स लाइक अपना स्कूल का दिन याद कर। ओके, जब दिन का लास्ट पीरियड जब खत्म होते हैं एंड इट इज द टाइम कि बेल बजेगा एंड एवरीबॉडी विल रन होम। ओके, तो क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, जैसे ही बेल बजते हैं एवरीबॉडी विल रन आउट। वो भागना जितना जोश में रहता है, वो जोश सुबह अंदर आते वक्त नहीं रहता। करेक्ट, so that time if all students will just simply rush out, so there can be chaos and confusion. तो वहां क्लासरूम के दरवाजे पे स्फिंक्टर मसल रहते हैं, योर टीचर। ओके, तो वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, लाइन से जाओ, जाने मिलेगा बट लाइन से जाओ। गेटिंग इट, वही चीज यहाँ पर हो रहा है। ओके, कि स्फिंक्टर मसल, बट ये जो स्फिंक्टर मसल है बिटवीन योर इसोफेगस एंड स्टमक, दैट इज वो वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी, बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक? इनवॉलेंटरी। यस, व्हाई? बिकॉज हम कंट्रोल नहीं कर रहे ना इतना, हम तो खा लेते हैं, वो खुद से ही एग्जैक्टली, फिर कंट्रोल करके जाते। हमारा काम है खाने का, एंड देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एंड पार्ट आल्सो। बीच में जो हो रहा है वो बॉडी अपना खुद का देख लेते हैं। गेटिंग इट, अगर यहाँ पर भी वॉलंटरी होता तो इसका मतलब क्या है कि खा लिए फिर आधे पौने घंटे के बाद याद आएगा अरे नहीं उसको स्टमक में पहुंचाना है। ओके, फिर 1-2 घंटे के बाद बोल स्टमक विल स्टार्ट गिविंग एन आइडिया कि अरे नहीं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचाना है। तो ऐसा नहीं होता है, we don't have to worry about that. That is why it is involuntary. Similarly, the sphincter muscle between the pylorus and duodenum is again involuntary. Okay, involuntary voluntary जो है ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। There are nerve endings present in that region. those muscle को मैसेज पहुंचाएगा which will be coming from the brain कि now the time has come, the bolus is coming into the stomach to contract. तो जब खाना नहीं खा रहे होते हैं मसल को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये रेगुलेशन डायरेक्टली ब्रेन से होते हैं। सिमिलरली व्हेन द फूड इज इन द स्टमक एंड इसका स्टमक का डाइजेशन पार्ट जब पूरी तरह हो जाए, then the message from the brain will come to the pyloric sphincter कि the chyme which is produced in the stomach has to come out, so you contract। ऐसे करके टाइम टू टाइम रेगुलेशन will happen। तो ये रेगुलेशन पाइलोरिक स्फिंक्टर,
You can say the ileum sphincter followed by the rectal sphincter. वहां तक सब involuntary है. But the last one, that is between the rectum and the anus, from where the fecal matter has to be passed out, that cannot be involuntary, otherwise there will be lot of social problems. Getting it? So वो कैसा होना चाहिए? It has to be voluntary. Getting it? तो ऊपर जो swallowing वाला part है in the pharynx, up to that is under our control, ingestion, and end में from the rectum to the anus and out, that is again under our control, that is egestion. Rest all are involuntary. तो ये sphincter muscles बहुत significant है, which is present throughout the body. ठीक है? So cardiac, fundus, pylorus, समझा? ओके, तो फंडस और बॉडी भी कभी कभी थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं. कार्डियक के नीचे एक डोम शेप्ड रीजन है विच इज अबव एंड लेफ्ट ऑफ द कार्डिया, जिसको फंडस बोला गया है. उसके नीचे वाले पोर्शन को बॉडी बोलते हैं. कभी कभी बॉडी को भी फंडस बोल देते हैं, बट यू फॉलो द टेक्स्ट बुक. तो यहाँ बॉडी जो है वो एक्चुअल लास्ट सेंट्रल पोर्शन है, एंड इसमें होता है मेनली चर्निंग एंड स्टोरिंग ऑफ द फूड. ओके, फिर आएगा पाइलोरस, द नैरो पोस्टीरियर रीजन, जो ओपन होता है डुओडेनम में. एंड एज आई सेड देयर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, तो अभी क्या करते हैं? वी विल सी द सेक्शन, द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक इटसेल्फ. ओके, तो अभी देख यहाँ पे कैसा दिया है ना कि इन द एंटायर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओके, अभी पूरे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक मेनली, एंड देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये मेजर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. तो इसके पोर्शन का सेक्शन लिया गया. तो व्हाट आर यू एबल टू सी? इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? 4 लेयर्स. ओके, सबसे बाहर वाला लेयर जो है उसको बोलते हैं सेरोसा. The outermost layer is called serosa. Okay, then there is inner layer called muscularis. ठीक है, उसके अंदर का लेयर होता है सब म्यूकोसा, and inner to that is something called mucosa. Okay, so in the alimentary canal, when you take a section and observe the histological structure, तो हमें 4 layers नजर आएंगे, from the outermost to the innermost. Outermost is called serosa, followed by muscularis, followed by submucosa, and lastly the mucosa. Okay, ये अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा बना हुआ है. तो सेरोसा क्या है? इट इज द outermost. Now when you study about any organ or any structure of a body, outermost layer is always for protection. वो कवरिंग लेयर होते हैं. Okay, now there is another lesson in this book which you have, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, that is about animal tissues. Okay, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि animal tissues, for now because to understand this I will tell you, animal tissues 2 टाइप के होते हैं, simple tissue, complex tissue. Okay, under simple tissue there is only one type of animal tissue जिसको हम लोग बोलते हैं epithelium tissue. Okay, epithelium मतलब covering tissue. पूरे शरीर के सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स में कवरिंग लेयर्स है. And that epithelium layer tissue has got many types: squamous, cuboidal, columnar, glandular, ऐसे करके अलग अलग लेयर. ओके, उसका स्ट्रक्चर डिटेल सब हम उस लेसन में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेरोसा है ये उसका एक टाइप का टिश्यू से बना हुआ है called squamous epithelium. It is just a simplest tissue where the cells are tightly packed. Covering tissues normally epithelial tissues के ही बने होते हैं. Okay, so there is one inner layer of a connective tissue because जो covering है it is not like a plastic wrapping, ना, वो अंदर से भी connected है. So there will be some connective tissue, muscles, fibers, ऐसे सब connected रहेगा. Okay, so that is your outermost part called serosa. ठीक है, उसके अंदर है muscularis.
Now the name itself is telling you muscles. Okay, now what is the role of muscle? One word में, एनिमल टिश्यूज में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए अगर मैं पूछूं कि मस्कुलर For work. समथिंग बेटर, muscles are required in order to carry out physical work, but one word में muscles का function क्या है अगर पूछूं तो your answer should be contraction. Getting it? Muscles क्या करते हैं? Contract, and इसीलिए वो work करवा पाते. तो रिलैक्स भी होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वर्क करेगा, रिलैक्स करेगा तो वर्क खत्म हो गया. ओके, सो इट्स लाइक सपोज इफ यू आर लिफ्टिंग अ हेवी बैग, so your biceps are contracting. When you are not doing anything, your biceps are relaxed. Getting it? तो जब काम करेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट करना, जब बैग उठा के रख दिए तो रिलैक्स करना. ठीक है, सो मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. देयर इज नो एक्सपेंशन इन मसल्स, इट इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. ठीक है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, दैट मींस इसके अंदर से द फूड इज बीइंग पास्ड. तो यहाँ पे वॉल पे मस्क्यूलर लेयर होना जरूरी है. लाइक वी से द स्टमक, normally our stomach is small when nothing is inside it, but you can understand how much food we eat at a time. Okay, तो उस टाइम पे क्या होता है? मसल्स के अंदर खाना भरे, इट्स लाइक अ बलून, या फिलिंग इट विद एयर, वाटर और व्हाटएवर, तो वो एक्सपैंड होगा. तो जब वो एक्सपैंड होगा तो उसके वॉल इतना फ्लेक्सिबल रहने चाहिए कि वो अंदर और खाना ले सके. फिर एक टाइम आता है खाते खाते जब हम बोलते हैं कि बस मेरा पेट भर गया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट व्हेन यू से पेट भर गया? और बड़ा नहीं हो पा रहा, उतना ही Exactly. फ्लेक्सिबल है. Yes. ओके, बलून में अगर एक लिमिट से ज्यादा हवा भरते जाएंगे तो क्या होते हैं? बट स्टमक ऐसा नहीं होता है ना. तो क्या होता है कि इट गिव्स एन इंडिकेशन, मतलब जैसे जैसे स्टमक का वॉल एक्सपैंड होता जाएगा, द मसल्स विल बी एबल टू स्ट्रेच अप टू अ सर्टेन लिमिट. ओके, एक पॉइंट के बाद पूरा भर गया पेट, फिर भी अगर हम खाने को जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे देयर आर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट. तो वो नर्व एंडिंग्स ब्रेन के थ्रू हमें स्टिमुलस देगा कि नाउ इट कैन नॉट एक्सपैंड मोर. बट अगर फिर भी खाए तो वॉमिटिंग होता है ना. वॉमिटिंग हो जाएगा, बिकॉज वो अंदर लेगा ही नहीं ना, वो अंदर बर्स्ट तो नहीं हो पाएगा, तो खाना ही बाहर बर्स्ट करेगा. ओके, दैट इज द पॉसिबिलिटी. ओके, सो यहाँ पे जो मसल्स है इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दे आर स्मूथ मसल्स. नाउ मसल्स इन अवर बॉडी आर ऑफ 3 टाइप्स, वो भी हम लोग उस लेसन में देखेंगे. देयर आर स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स एक्सक्लूसिव मसल्स है जो सिर्फ हार्ट के लिए. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, तो वो यहाँ नहीं होगा. ओके, बचे दो, स्मूथ एंड स्केलेटल. स्मूथ मसल्स आर involuntary, skeletal muscles which are attached to the bones are voluntary. So if I tell you right now कि pick up your pen and start writing, so you will use your skeletal muscles for that. Okay, but whatever breakfast you have eaten that is being digested by your stomach, वो काम कर रहे हैं involuntary, मतलब smooth muscles. ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ, वो मसल्स का डिटेल सब तभी देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल में जो मस्क्यूलर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है, वन आफ्टर द अदर. ओके, तो यू हैव आउटरमोस्ट, अ मिडल एंड एन इनर मसल. आउटरमोस्ट वन जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल है, मतलब उसका अरेंजमेंट कैन से दिस वे कि आउटरमोस्ट जो है वो ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, ऐसा. ओके, इनर मिडिल में क्या लिखा है? सर्क्यूलर, मतलब इट विल बी लाइक दिस. एंड इनर में लिखा है ऑब्लिक, मतलब इट विल बी लाइक क्रॉस. ओके, तो है वो स्मूथ मसल सी, बट उसका अरेंजमेंट ऑफ द मस्कुलर फाइबर्स आर लाइक दैट. ठीक है, तो ये जो मस्कुलर लेयर है, दिस इज वाइड इन द स्टमक एंड कंपैरेटिवली थिन इन द इंटेस्टाइनल रीजन. कैन यू टेल द रीजन फॉर दिस?
स्टमक में मसल्स थोड़े मोटे हैं, इंटेस्टाइन में थोड़े कम हैं। स्टमक को ज्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए होता है इसलिए। यस, एंड स्टमक में वी आर पुटिंग व्हाट इज गोइंग इनटू द स्टमक इज द बोलस, तो थोड़े बड़े पार्टिकल्स, इट इज नॉट फुल्ली हार्डली एनी डाइजेशन हैज बीन डन। हाँ, और इंटेस्टाइन में और क्रश हो जाते हैं। और क्रश होता है लाइक अ पेस्ट, जो काइम करके बोलते हैं। ओके, तो इंटेस्टाइन में थोड़ा कंफर्टेबली जा सकता है, बट स्टमक में इट विल रिक्वायर मोर मसल्स। तो नेचर ने उस हिसाब से इसको बनाया। दैट्स व्हाई इट इज सीन द ऑब्लिक मसल जो तीसरा अंदर वाला लेयर है वो इंटेस्टाइन में एब्सेंट है। ओके, so you understood how the muscularis layer is there in the stomach and small intestine. ठीक है, देन उसके अंदर वाला लेयर है सब म्यूकोसा। डायग्राम में भी देखते जाना कहाँ पर है। this one which is shown over here, that's called sub mucosa. Whenever there is a prefix called sub, इसका मतलब है below, क्योंकि उसके अंदर वाला लेयर है म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के नीचे वाला लेयर सब म्यूकोसा। दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, समटाइम्स देयर आर ग्लैंड्स प्रेजेंट, ये सब रहेंगे सब म्यूकोसा लेयर। नर्व्स होना चाहिए बिकॉज सेंसेशन भी जरूरत है। कभी कभी हम बोलते हैं पेट दर्द कर रहे हैं, है ना, या वॉमिटिंग के बाद कैसे एकदम खींचता हुआ पेन आता है, तो हमें पता चलता है बिकॉज देयर आर नर्व एंडिंग्स ओवर। एंड जैसा अभी मैंने बताया कि हाँ, वैसा पेट दर्द और ऐसा पेन। पेट दर्द करने का तो बहुत रीजन है, there can be lot of reason। जैसे बहुत ज्यादा खा ली है दबा के, खुद पे एकदम कॉन्फिडेंस था खाएंगे करके, तो क्या होते हैं, ये मसल्स विल पेन, इट्स द मसल्स व्हिच पेन अल्टीमेटली। ओके, स्ट्रेच होने की वजह से पेन बहुत स्टार्ट हो ज्यादा जाता स्ट्रेच हो जाता है, या कभी कभी बहुत टाइम तक नहीं खाए ठीक से तो भी पेट दर्द होता है ना, या कभी कभी कुछ ऐसा फिजिकल वर्क कर लेते हैं जिसपे मसल्स पे एब्डोमेन के मसल्स पे स्ट्रेन पड़ गया, देन आल्सो इट कैन बी पेनफुल, राइट। कुछ स्ट्रेचिंग टाइप एक्सरसाइज या व्हाटएवर, या कभी एकदम वॉमिटिंग हो गया तो कैसे पेट में एब्डोमेन में दर्द हो जाते हैं, और लॉट ऑफ रीजंस कैन बी देयर। तो वो पेन का सेंसेशन भी नर्व्स की वजह से। ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स क्यों चाहिए, स्पेशली ये होता है ज्यादातर इंटेस्टाइन में, because there is a fourth step of nutrition called absorption। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गए, तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स है, डाइजेस्टेड कंपाउंड्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये पूरा एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर को पहुंचाना है। So these blood vessels and the lymph vessels will absorb those nutrients and circulate it in the entire body। तो ये रहता है सब म्यूकोसा लेवल। Okay, and then it is written the duodenal submucosa, मतलब सब म्यूकोसा इन द duodenum, वहां पे ग्लैंड्स रहते हैं, बिकॉज वहां से कनेक्टेड है लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, तो ये ग्लैंड्स वहां पे रहेगा, बिकॉज व्हेन द काइम इज पासिंग थ्रू दैट तभी डाइजेस्टिव जूसेस उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सब म्यूकोसा समझा अच्छी तरह से। एंड देन द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। The word mucosa has come from the word mucus. You know what is mucus, right? यहाँ लोकल लैंग्वेज में अच्छे नाम से बोला जाता है, लेट्स नॉट टेल दैट। तो यहाँ पे जो म्यूकोसा है वो भी एपिथेलियम टिश्यू का ही बना हुआ है। जैसे बाहर स्क्वामस एपिथेलियम था, अंदर है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दूसरा टाइप है। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का मतलब है कि दैट म्यूकस लेयर कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स व्हिच कैन प्रोड्यूस सम सिक्रीशन। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, दिस म्यूकस सिक्रीशन हैज टू बी देयर, ताकि वो स्मूथ एक स्ट्रक्चर बना सके एंड द फूड कैन पास थ्रू दैट स्मूथली, वो रफ नहीं रहना। एंड स्पेशली इन द स्टमक देयर इज समथिंग कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड, एंड गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक।
तो इतना एसिडिक है कि नेचर ने ऐसा इंश्योर किया है कि उसका एसिडिटी सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने में यूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एसिड की वजह से स्टमक ही डाइजेस्ट हो। ओके, तो दिस म्यूकस लेयर इज द वन दैट प्रिवेंट्स इट, इसलिए वो जरूरत है। ओके, so that is done by the mucus layer. It secretes mucus, it lubricates the alimentary canal. Okay, and ये देख इसमें between intestine and the stomach the mucus layer shows slight difference. Stomach region में there are irregular folds जिसको बोलते हैं rugae. These words you need to know. These folds are called rugae ताकि वो grinding and churning में काम आ सके, smooth नहीं रहे. Okay, and the mucosa layer contains the gastric glands that secrete the gastric juice in the stomach. Okay, so gastric juice is very important. Okay, but यही mucosa layer अगर हम small intestine का देखते हैं, so there are foldings which are called, how will you pronounce this? विली या फिर वाइली? लगा इस तरह से कुछ बोलेगी. It is villi. There's no villi तो or. आई के बाद ई होगा ना, विलाई. That's a totally other debatable topic. We are not going into that. Okay, but इसको बोलते हैं villi. ये प्लूरल वर्ड है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है उसको विलस बोलते हैं, इसलिए विलस का विलाई. ठीक है, तो वाइली नहीं करने का, विली तो बिल्कुल नहीं करना. ठीक है. ओके, सो इन द इंटेस्टाइन देयर आर दिस फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई. ओके, तो ये ऐसा रहता है. शो यू, अगर ये एपिथेलियल सेल्स है इंटेस्टाइन में, ओके, तो ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स है इसके सरफेस पे जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई. And villi के ऊपर there are small hair-like structures present like this, जिसको बोलते हैं microvilli. Okay, so cell के end पे foldings को villi बोलते हैं, and foldings के ऊपर small hair-like या brush border जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं microvilli. These three words you have to remember. Okay, and ये जो villi है इंटरनली मतलब सेल के अंदर से ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, एकदम बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज ये इंटेस्टाइन के वॉल पे है. तो जैसे मैंने बताया एब्जॉर्प्शन, सो व्हेन द काइम इज पासिंग थ्रू हियर, तो ये विलाई जो है इसके ब्लड वेसल्स में दे विल कम इन कांटेक्ट विद द काइम एंड उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल में जाएंगे. So if they are very thin blood vessels with a very thin membrane around it, तो न्यूट्रिएंट्स इजीली डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल के अंदर आता है. तो ब्लड वेसल में होता है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन, बट जो फैट्स के डाइजेशन से फैटी एसिड्स बन रहे हैं दे आर कंपैरेटिवली बिगर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स है कि ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई देयर आर लिम्फ वेसल्स. एंड इस माइक्रोविलाई के अंदर के लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं लैक्टियल्स. ओके, तो ये जो लैक्टियल्स है माइक्रोविलाई में, दे एब्जॉर्ब द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स को लिम्फ एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जहां सर्कुलेशन कंटिन्यू हो रहा है, द लिम्फ विल पोर आउट द फ्लूइड इनटू द ब्लड. Then the blood will be able to carry the glucose, amino acids and fatty acids to every part of the body. Okay, now अभी जैसे ये विलाई है, सपोज ये ऊपर वाला विलाई को मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ऐसे बारीक बारीक प्रोजेक्शंस. ओके, इन प्रोजेक्शंस के बीच में जो ये स्मॉल डिप्रेशन टाइप है जिनको बोलते हैं क्रिप्ट्स, इनको बोलते हैं क्रिप्ट्स. जरा स्मॉल डिप्रेशंस लाइक दो पहाड़ों के बीच में वैली कैसा रहता है वैसा. ओके, उनको बोला गया है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द विलाई. उनके बेस पे ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है, दे आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. मतलब वो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, which mixes with the chyme
and further complete digestion of the chyme takes place because of these secretions. Okay, so histology, anatomy समझा अच्छी तरह से. Okay, all these words are very important. एक एक word इसलिए मैं एक एक highlight करके बता रहा हूँ. तो structure of the alimentary canal is a very important part. अगर इसका आंसर लिखना होगा तो पॉइंट वाइज अच्छे से with all the key words that must come in your answer and your diagram भी practice करनी. Okay, अभी तो overall by now you must have understood this कि जो digestive enzymes हैं food के, okay, they are produced in the mouth. Okay, digestive enzymes are produced in the mouth, they are produced in the stomach, they are produced in the liver and pancreas, and also in the intestine. मतलब ये सब जगह पे थोड़ा 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 करके केमिकल डाइजेशन हो रहा है. ओके, अब हमें देखना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. यहाँ तक कोई डाउट्स? श्योर? आपने जो रीजन बोला ना, द फैटी एसिड्स लिम्फ वेसल में जाके ब्रेक डाउन होते हैं, तो इसी वजह से फैटी एसिड्स को ज्यादा टाइम लगता है ना डाइजेस्ट होने के लिए. यस, डाइजेशन उसका अलग है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने पहले बताया था वो था कि फैट्स के डाइजेशन को टाइम लगता है. ओके, बट ये जो लिम्फ वेसल्स है, लैक्टियल्स, ये फैट्स का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इट इज आफ्टर डाइजेशन. ओके, एंड वो टाइम लगता है, वो भी कंट्रीब्यूशन है उसके टाइम फैक्टर के लिए, बिकॉज लिम्फ में से फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में पहुंचाना, and then in every cell of the body the fatty acids are still further used for respiration, जिसमें से एनर्जी रिलीज हो. तो कार्बोहाइड्रेट्स फटाफट कर लेते हैं, फैटी एसिड्स विल टेक. तो उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन तीनों में टाइम लगता है. ओके ओके, नाउ कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्विकली इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, देन वी विल कम टू द फिजियोलॉजी. ओके, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो है 6 मीटर लंबा. ओके, एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड. मतलब उसका जो ब्रेड्थ है दैट इज जस्ट 2.5 सेंटीमीटर, कितना पतला होगा. एंड उसका लंबाई है 6 मीटर. मतलब अपने लार्ज इंटेस्टाइन के वर्माला के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का मैगी नूडल्स फिट है. ठीक है, 6 मीटर, मतलब यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड बी. एक एडल्ट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का हाइट अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर होता है. तो अगर 1.5 मीटर का लंबा इंसान भी कंसिडर करेंगे तो उससे 4 गुना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन. जिनका छोटा हाइट होता है उनका अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनेटली वो भी छोटा रहेगा. दैट्स व्हाई ये सब जो पैरामीटर्स देते हैं ना, दिस इज कुछ मेंशन नहीं है, मतलब दिस इज फॉर एडल्ट्स, अ फुल्ली फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग. ओके, अभी व्हेन अ स्मॉल बेबी इज देयर, अब वो छोटे से बेबी का 6 मीटर लंबा इंटेस्टाइन रहेगा. ओके, उसमें छोटा रहेगा, बट जैसे जैसे वो बेबी का ग्रोथ होगा तो ये इंटेस्टाइन भी बढ़ेगा. दैट्स हैपेंस प्रोपोर्शनेटली. वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर देयर जिसका ग्रोथ नहीं होता, जैसे अपने आई बॉल्स, बचपन से जो साइज है वही एंड तक सेम साइज रहेगा, वो नहीं बदलते. ओके, सिमिलरली अपने जो नर्व के सेल्स हैं दे डोंट डिवाइड. पूरे शरीर में नर्व सेल्स सेम है, फिक्स, बट द अदर सेल्स विल डिवाइड, दे विल इंक्रीज इन लेंथ, दे विल ग्रो, ये सब होता है. तो ये जो 6 मीटर लंबाई है दिस इज फॉर एडल्ट. ठीक है, तो इंसान का हाइट 1.5 मीटर है, उससे 4 गुना लंबा इंटेस्टाइन है which is highly coiled and packed in that small abdomen. Okay, what would be the reason for this? इतना लंबा क्यों चाहिए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर? ताकि वो प्रोसेस धीरे हो. यस,
स्लोली जैसा आपने बोला ना कि ये तो पूरा गिर जाएगा। हाँ मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि वॉट एवर फूड वी ईट वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर छोटा रहेगा खाना जल्दी पास हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली एम क्या है नेचर का कि जो खाना खा रहे हैं उसमें से सारा का सारा न्यूट्रिएंट बॉडी को मिलना चाहिए। इट शुड बी फुल्ली डाइजेस्टेड एंड ओनली द वेस्ट शुड बी पास आउट। ओके, तो वो इंश्योर करने के लिए नेचर हैज डिसाइडेड दिस कि भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो चलेगा बट अच्छे से डाइजेस्ट करो। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इट्स नॉट ओनली द डाइजेशन, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब भी करना है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके पूरे शरीर को। तो पता चला अगर छोटा रहेगा तो पता चला कि डाइजेस्ट हो गया बट एब्जॉर्ब करने से पहले खाना निकल गया, तो देन इट्स अ वेस्ट। दैट्स व्हाई द लेंथ एंड ऑल इज ऑलवेज फॉर सम रीजन। ओके, एंड देन इट हैज गॉट ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब कुछ है उसमें। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट्स। ओके, डुओडेनम जो है इट इज अराउंड 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। इमेजिन एक लंबे रूलर जितना यू शेप स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टमक के नीचे से आके ऐसा यू टर्न मारता है। ओके, एक वाटर पार्क की तरह है वो। ऐसे समझना कि एक साइड से अंदर जा रहा है, पता नहीं कहाँ से निकलेगा। ओके, तो ये 26 सेंटीमीटर लंबा है एंड डुओडेनम के साथ कनेक्ट होता है बाकी 3 ग्लैंड्स। यू कैन सी दिस डायग्राम अगेन। ये देख, दिस वन, कि दिस इज योर स्टमक, उसके नीचे है डुओडेनम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि देर इज दिस बिग ट्रायंगुलर ऑर्गन कॉल्ड द लिवर। तो लिवर में से जो डक्ट निकल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द हेपेटिक डक्ट, जो कनेक्ट हो रहा है डुओडेनम से। ओके, लिवर के जस्ट नीचे देर इज अ स्मॉल ग्लैंड एज यू कैन सी कॉल्ड गॉल ब्लैडर। whenever you say bladder it means it is for storage. ओके, तो इसलिए इसका नाम है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट कनेक्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट। एंड देन यू हैव द पैनक्रियाज ऑन द अदर साइड। ये देखिए यहाँ पे अंदर ऑन द अदर साइड एक छोटा सा लीफ शेप्ड ऑर्गन, उसमें से जो डक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब ऐसा है कि देर इज वन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर, देर इज अ सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनते हैं जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट्स। सॉरी, द कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट डुओडेनम से कनेक्ट होते हैं। तो ये कॉमन बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा डुओडेनम से। तो डुओडेनम के अंदर सिक्रीशंस कौन कौन से आ रहे हैं? लिवर में से बाइल, जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओनली सिक्रीशन हो रहा है। Because whatever bile is produced in the liver, that is stored in the gallbladder, and the gallbladder will only secrete it. तो ये वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज करना। गॉल ब्लैडर में प्रोडक्शन नहीं होते, ओनली सिक्रीशन, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। लिवर में प्रोडक्शन, स्टोरेज एज वेल एज सिक्रीशन। पैनक्रियास में भी प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। तो पैनक्रियास में से जो सिक्रीशन ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस, एंड लिवर गॉल ब्लैडर में से जो ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द बाइल। तो लिवर गॉल ब्लैडर में से बाइल, पैनक्रियास में से पैनक्रियाटिक जूस, एंड इंटेस्टाइन के वॉल पे जो ग्लैंड्स है, जो अभी हमने नाम देखा क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, उसमें से प्रोड्यूस होगा इंटेस्टाइनल जूस। ये सब एक के बाद एक टाइम में ऐड करेगा एंड द रिमेनिंग डाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, अभी के लिए डुओडेनम का इतना ही समझते हैं। ये समझा अच्छी तरह से? ओके, कमिंग बैक टू दिस,
After duodenum, the next part is jejunum. ओके अब जो जेजुनम है ये देख वो होता है अराउंड 2.5 मीटर लॉन्ग स्मॉल पोर्शन इट इज नैरो देन द डुओडेनम एंड ये बोला जाता है कि दिस नॉर्मली रिमेन्स ओनली एम्प्टी इसका कुछ खास रोल ऐसा नहीं है यहाँ से फूड जल्दी निकल जाता है बिकॉज डुओडेनम में सब मिक्स हो गया ना तो इट्स लाइक द bile and everything gets mixed properly while passing through the jejunum. Okay, ileum जो main last part है small intestine का that is a very important part. It is around 3.5 meter long, the largest part of the small intestine, highly coiled, little broader. Okay, and ileum का जो दूसरा end है जो large intestine से connect होगा there is a small blind portion जिसको बोलते हैं सीकम और सीकम से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन को कनेक्ट करते हैं इसलिए उस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन ऊपर था गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन सेम वे हियर यू हैव इलियोसीकल जंक्शन ओके ऐसे एक एक टेक्निकल वर्ड याद रखना समझा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एंड इलियम के वॉल के ऊपर होता है दिस माइक्रोविलाई विलाई क्रिप्स ऑफ लिबर कोन वो सब यहाँ इलियम के वॉल पे मिलेगा ठीक है देन वी कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज है बिकॉज इसका ब्रेड्थ ज्यादा है लेंथ वाइज इट इज शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा है तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा है वाइडर इन डायमीटर तो उसका पहला पार्ट है सीकम देन यू हैव कोलॉन फॉलोड बाय रेक्टम सीकम मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वो जंक्शन हो गया ओके so small blind sac present at the junction of ileum and colon जो 6 सेंटीमीटर जितना लंबा है इसका लंबाई चौड़ाई वजन ये सब याद रखना ओके ऑल ऑफ दिस कैन बी प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ये जो सीकम है दिस इज वेयर वी हैव लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ये जरूरी है अपने इंटेस्टाइन में नेचुरली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो रहना भी चाहिए because वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है that's why it is a symbiotic association okay they are helping us in digesting the food and in return they are getting a good place to stay in our intestine उनको भी अपना nutrients मिल जाता है थोड़ा okay so useful microorganisms can remain in our intestine and then from the cecum there is a small worm like structure arises जिसको याद है vermiform appendix you remember vestigial organs we had discussed वो यहाँ पे उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है बिकॉज इट्स अ वेस्टिजियल वन हर्बीवोरस एनिमल्स में सब यूजफुल है वो बिकॉज दे डायरेक्टली ईट द रॉ मैटर तो सेल्यूलोज डाइजेशन में काम आते हैं इन आवर एंसेस्टर्स आल्सो दैट वाज यूजफुल बिकॉज वो कच्चा नेचुरल मैटर खाते थे बट बाद में हमने कुकिंग वगैरह शुरू किया तो सेल्यूलोज का जरूरत नहीं रहा वैसे इसलिए वो चाइना वालों का डाइजेस्ट होता है चाइना वाले भी खाते हैं तो वो प्लांट मैटर से ज्यादा तो एनिमल मैटर खाते हैं जिसमें सेल वॉल तो होता ही नहीं रॉ खाते हैं ना बट सेल वॉल नहीं होता है ना एनिमल मैटर में ओके मतलब ये प्लांट पे ही सिर्फ काम करेगा ये सेल्यूलोज पे काम करता है सेल्यूलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल व्हिच इज फाउंड इन प्लांट सेल्स इसलिए हम लोग को भी बोला जाता है कि जितना हो सके रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए लीफी वेजिटेबल खाने चाहिए ओके बिकॉज क्या हो जाता है कि वी हैव अ वेस्टिजियल ऑर्गन कॉल्ड अपेंडिक्स तो सेल्यूलोज जो है वो अपने शरीर में पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है पार्शियल डाइजेशन होता है बट वो जरूरी है दैट्स द रीजन आई मेंशन कॉल्ड समथिंग कॉल्ड रफेज इन कार्बोहाइड्रेट्स ओके बिकॉज क्या हो जाता है कि व्हेन यू कंज्यूम सच काइंड ऑफ अ लीफी मैटर एंड ऑल इट हेल्प्स यू टू क्लीन आवर सिस्टम वो फाइबर्स है ना जो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है बट एट द सेम टाइम कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते so it will act like a brush we cannot have a long brush ना कि हम लोग ने अंदर जाके पूरा साफ सफाई किया every Sunday getting it so we can consume something like this which will help to keep our alimentary system clean तो इसीलिए साथ में सलाद वगैरह खाते हैं या लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं ओके द सिंपलेस्ट वन लाइक कोरिएंडर हम लोग गार्निशिंग के लिए डालते हैं
so they are good, but we cannot have any plant matter directly. ऐसा नहीं कि रास्ते में चल रहा हूँ भूख लग रहा है तो कोई भी पत्ता तोड़ के खा लिया. Okay, there is a difference between human beings and herbivorous animals, right? ठीक है, तो अपेंडिक्स समझा. ओके, नेक्स्ट है कोलॉन. कोलॉन का जैसे मैंने बताया असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन. इंटरनली म्यूकोसल सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इसमें डाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है बिकॉज ऑल एंटायर डाइजेस्टेड पार्ट कम्स टू द कोलॉन. स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, तो बाकी बचा ओनली द वाटरी मास जिसको बोलते हैं काइल. तो दैट कम्स टू द कोलॉन. तो कोलॉन का मेन फंक्शन क्या है? टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड गिव इट बैक टू द बॉडी. तो वो म्यूकोसल सेल्स जो एब्जॉर्ब करके पानी को बचा लेगा ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो. मतलब नेचर ने इतना प्लानिंग के साथ बनाया कि खाने को तो डाइजेस्ट करना ही है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना भी है, पानी भी वेस्ट ना जाए. So by the time the matter that reaches the rectum is only the waste material, the undigested or the byproducts, जिसको हम लोग बोलते हैं feces. Okay, and feces में से जो expelling of the fecal matter that takes place from the anus, that is called egestion, also called defecation. ये सब words याद रखना. And here the sphincter muscles are present which are voluntary. Okay, तो स्ट्रक्चर वाइज पूरी तरह से क्लियर है. ठीक है, आई थिंक और थोड़ा बचा हुआ है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियास. तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो फिजियोलॉजी जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो लिवर एंड पैनक्रियास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले. ठीक है, अब लिवर क्या है? हाउ मेनी लिवर डज अ नॉर्मल पर्सन हैव? वन. वेरी गुड. ओके, तो इसका भी लोकेशन कलर से याद रखना है. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम. नाउ व्हाट इज द डायफ्राम? वो ऐसा कुछ तो होता है ना, ऐसा भोपू जैसा. सेम डायफ्राम जो. Yeah, it is a sheet of a muscle. It is a sheet of a muscle which separates the chest cavity and the abdominal cavity. लंग्स के नीचे रहता है डायफ्राम. ओके, वो ऐसा डोम शेप्ड होता है, भोपू नहीं, डोम शेप्ड. ओके, so that is present. ये जो liver है, this is present just below the diaphragm. Okay, and it occupies the right upper portion of abdominal cavity. तो लोकेशन वगैरह के बारे में कभी भी कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली ऐसे लिखना है फिर. अदरवाइज एवरीथिंग इज इन द एब्डोमेन ओनली. किडनीज किधर है? एब्डोमेन. लंग्स किधर है? एब्डोमेन. ओके, तो ऐसे नहीं लिखना. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू राइट. एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अराउंड 1.2 टू 1.5 किलोग्राम. 1.5 किलो का तो अपना लिवर है. ओके, 1.5 किलो का अपना ब्रेन है. 3 किलो तो ये दोनों में ही होते हैं. राइट, यस. एंड दिस ग्लैंड और विच इज द बाइलोब्ड ग्लैंड, मतलब इस ग्लैंड के दो कंपार्टमेंट्स हैं. दोनों कंपार्टमेंट एक कवरिंग से कवर्ड है, थिन कवरिंग, जिसको बोला गया है ग्लिसन्स कैप्सूल. दिस नेम्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके, ग्लिसन्स कैप्सूल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ग्लिसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विथ, योर आंसर इज लिवर. ओके, कैप्सूल मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है, एंड एज आई सेड ये ग्लैंड जो है इसके दो कंपार्टमेंट्स या लोब्स हैं. तो ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स, जिसको बोलते हैं लोब्यूल्स. लोब अगर बड़ा है तो लोब्यूल मतलब छोटे छोटे. ओके, so there are something called hepatic lobules. hepatic जैसे मैंने बताया लिवर. ओके, एंड ईच hepatic lobule का शेप है पॉलीगोनल. ओके, एंड बिटवीन टू लोब्यूल्स, आई शो यू दिस वे. कि सपोज जैसे ये लिवर है, ट्रायंगुलर शेप.
तो ये डिवाइडेड है दो कंपार्टमेंट्स में, 2 lobes. Okay, each lobe is having a polygonal lobule. ऐसा करके polygonal lobules होते हैं, एंड एवरी 2 adjacent lobules के बीच में यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स एंड ऑल, उसको बोलते हैं पोर्टल एरिया. तो ईच पोर्टल एरिया कंसिस्ट ऑफ hepatic artery, hepatic portal vein, and something called bile duct. तो ये इन सब के बीच में प्रेजेंट होगा, बिकॉज लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल. ओके, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल. ठीक है, नींद आ रहा है क्या, क्या हो गया? भाई परेशान करके जा रहे हैं बार बार. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. उसको भी बैठना है तो अटेंड करना देगा. कौन से क्लास में भाई? फर्स्ट स्टैंडर्ड में. अरे बाप रे. अच्छा, फिर ये रहने दे, ये बहुत दूर है उसके लिए. ओके ओके, ठीक है. संडे का दिन है, मजा आता होगा उसको भी. ओके, सो हियर ये समझा अच्छी तरह से पोर्टल एरिया का. ठीक है, सो यू हैव हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड अ बाइल डक्ट. ठीक है, अभी यहाँ पर हेपेटिक सेल्स के बीच में देर आर स्पेसेस जिसको बोलते हैं साइन्यूसॉइड्स, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है. एंड इन दिस साइन्यूसॉइड्स देर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको बोलते हैं कफर सेल्स. ओके, साइन्यूसॉइड्स में मतलब लिवर, लोब्स, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स. ओके, जैसे इसके अंदर मैं बता रहा हूँ हेपेटिक सेल्स, उन सेल्स के बीच में साइन्यूसॉइड्स, उन साइन्यूसॉइड्स में फैगोसाइटिक सेल्स जिसको बोलते हैं कफर सेल्स. लिवर से रिलेटेड ये सेल्स का नाम याद रखना. ठीक है, अभी और एक पॉइंट अच्छे से समझ जाओ. लिवर का काम है बाइल बनाने का. ठीक है, नाउ व्हाट इज बाइल? दैट्स अ सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर. तो लिवर जो है वो बाइल कैसे बनाते हैं? कि सबसे पहले बाइल में होता है एंजाइम्स एंड बाइल में होते हैं पिगमेंट्स. ठीक है, अभी ध्यान से सुन. वी हैव ब्लड. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग वी हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड. एंड ब्लड में होते हैं अलग टाइप के सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ठीक है, इसके डिटेल्स हम सर्कुलेशन लेसन में देखेंगे. अभी के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं. ओके, these 3 types of cells in the blood are produced in our bone marrow. जो लंबे लंबे बोन्स हैं हाथ और पैर के, उसके अंदर का स्पेस है जिसमें एक लिक्विड है, उसको बोन मैरो बोलते हैं. दैट इज वेयर दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ये जो ब्लड के सेल्स है ना, दे हैव देयर ओन लाइफ स्पैन. ऐसा नहीं कि बचपन से जो ब्लड के सेल्स है वही एंड तक रहते हैं. आरबीसीज फॉर एग्जांपल, they have a lifespan of around 125 days. ओके, एंड कितने आरबीसीज होते हैं अपने ब्लड में? इन 1 ड्रॉप ऑफ अ ब्लड वी आर हैविंग अराउंड 1 to 1.5 मिलियन आरबीसीज. ओके, इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड. तो मतलब अपने शरीर में आरबीसीज बहुत ज्यादा है. ठीक है, एंड आरबीसी के अंदर पिगमेंट होता है, द रेड कलर्ड वन कॉल्ड हेमोग्लोबिन. ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, समथिंग कॉल्ड हीम एंड ग्लोब्यूलिन. हीम कुछ नहीं है, आयन एटम है. एंड ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रोटीन. ठीक है,
अभी जैसे मैंने बताया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 125 डेज, कि मतलब आज अगर मेरे बोन मैरो में आरबीसी बना है तो फॉर द नेक्स्ट 125 डेज इट विल बी इन माय ब्लड सर्कुलेशन, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का सब काम कंप्लीट करेगा। जब उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा 125 डेज, तब उसको लिवर बुलाएगा, इधर योर लाइफ इज ओवर। तो लिवर जो है वो आरबीसी का यमराज है। ओके, आफ्टर 125 days the RBCs will be brought to the liver, and liver में ये जो कफर सेल्स हैं they will kill and destroy those RBCs। इसीलिए कफर सेल्स को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो उसको डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट है वो ब्रेक डाउन कर, तो हीम का जो आयन पार्ट है वो सेपरेट कर देगा, बिकॉज इट्स अ मिनरल, वो रिसाइकल होगा। और जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है, वो जो प्रोटीन है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करके बाइल बनेगा, एंड दैट इज द बाइल विच इज यूज्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाइल के जो एंजाइम्स हैं वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, एंड बाइल का जो पिगमेंट्स हैं, देयर आर टू पिगमेंट्स इन द बाइल, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट्स अपने काइम और काइल में ऐड कर देगा, बिकॉज ऑफ विच द फीकल मैटर गेट्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। गेटिंग इट? हम खाना हर तरह के खा लेते हैं, बट फीकल मैटर ज्यादा करके एक ही रेंज में रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। गॉट इट नाउ? समझा किस चीज का कैसे कनेक्शन है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम का फीकल मैटर। ठीक है, ये लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए कफर सेल्स के बारे में याद रखना कि दे आर कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ इसका दूसरा काम है, अब इससे यहाँ पे जो कफर सेल्स हमने बोला, ओके, दे आर सेड टू बी फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब है दे कैन ईट अदर सेल्स। फैगोस का मतलब ईटिंग, साइटो मतलब सेल, कि कभी अगर खाने में कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डेड माइक्रोब्स वगैरह हो गए, तो दीज सेल्स विल किल देम एंड ईट देम। So we are getting some degree of protection because of that. Even they can detoxify toxic substances, कि जैसे कभी बीमार पड़ने पर हम लोग दवाई लेते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और समथिंग, तो उसमें जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अपना लिवर डिटॉक्सिफाई करते हैं। That's why liver is a very very important, highly metabolically significant organ, जो डेड एंड वर्न आउट सेल्स को खा सकते हैं, ऐसे करके पूरा डिटॉक्सिफाई करते हैं। एंड वहां से जो बाइल डक्ट निकल रहा है वो कनेक्ट करेगा लिवर विद द गॉल ब्लैडर, कि बाइल जो सीक्रेट होते जा रहे हैं वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर कर देते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई लिवर इज सेड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन। एंड लिवर में से नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट दिस वे, कि जो एनिमल्स में कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, व्हेन दे कैच अ प्रे, वो सबसे पहले लीवर एंड ये सबको अटैक करेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा तो खाने पीने की चीज यहाँ मिलेगा ना उसको। वाइटल ऑर्गन्स को ही पहले खाएगा, लंग्स को भी पहले नहीं अटैक करेगा, उसमें तो हवा है। वो पहले लीवर और ये सब खाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ओके, एंड दूसरा, ये जो बाइल जूस है जो लिवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका दो मेन फंक्शन है, कि जो हम लोग फैट्स खाते हैं उसको इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफाई का मतलब है कि वी हैव दिस हाईली फैटी फूड्स लाइक बटर, घी, चीज वगैरह हम लोग खाते हैं, तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टाइप होते हैं, ओके, पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिजिकल ब्रेक डाउन करेगा। दैट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, कि जितना छोटा सरफेस एरिया रहेगा उतना बेटर डाइजेशन होगा। ओके, एंड दूसरा ये कि बाइल जो है वो डुओडेनम में ऐड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एडिंग टू द काइम विच हैज कम फ्रॉम द स्टमक।
एंड स्टमक में था गैस्ट्रिक जूस जिसमें था हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच वॉज वेरी हाईली एसिडिक। तो जो काइम निकल के आ रहा है वो बहुत एसिडिक है। अब आगे उसको और एसिडिक नहीं रहना है, उसको अल्कलाइन करना है, तो ये बाइल जूस करते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझा, एक एक का फंक्शन, राइट। एंड दूसरा एक चीज, ये अभी हम लोग जब खाना खाते हैं वी डोंट मेजर एंड ईट, जैसे जो मन किया ठूस लिया। तो उसमें कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, कभी फैट्स ज्यादा हो गया, तो वी आर समटाइम्स कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अस। तो जब उतना ज्यादा खा लिए तो स्टिल अपने नेचर ने अपने शरीर को क्या मैकेनिज्म में रखा है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अगर आ भी गया है तो उसको फेंको मत। इट्स लाइक इन द फ्यूचर आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज यू विल गेट योर जॉब्स, ओके, तो अर्निंग होगा, पैसे मिलेंगे। तो अगर तुम लोग के रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर तुम लोग को कंपनी पैसे दे रहा है तो वापस करते हो क्या कंपनी को? नहीं नहीं, इतना मुझे नहीं चाहिए बोल के। विल यू डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। इफ द कंपनी इज गिविंग यू यू विल टेक इट, बट व्हाट यू डू, अ नॉर्मल पर्सन विल नॉट स्पेंड एवरीथिंग। जितना चाहिए उसको स्पेंड करेगा, बाकी क्या करते हैं? सेविंग। सेविंग्स, करेक्ट तरीके से सेविंग्स करते हैं। उसको अगर सिर्फ एनकैश करके घर में रखेंगे तो वो सेविंग्स नहीं होते, बिकॉज सामने कैश पड़ा हुआ दिखा तो खर्च हो जाएगा। तो हम लोग उसको इन मोबाइल फॉर्म में सेव करके रखते हैं, बैंक अकाउंट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड्स, LIC और वॉट एवर, ताकि वो अपने ही पैसे होंगे बट किसी और फॉर्म में रहेगा, इनसोल्यूबल फॉर्म यू कैन से। सेम थिंग इज अवर बॉडी ऑल्सो डूइंग। कि सोल्यूबल फॉर्म जो कैश है वो ग्लूकोज है, बट उसको ग्लूकोज के ही फॉर्म में स्टोर करके रख दिया सेल के अंदर तो ना चाहते हुए भी यूज हो जाएगा। तो उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसका सेविंग्स अकाउंट है, वो लीवर में स्टोर करके रखेगा कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि आगे बहुत देर तक खाने को नहीं मिला, ओके, या फिर स्टारवेशन हो गया, फास्टिंग हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो दैट टाइम हम लोग खाना खा नहीं रहे बट अपने अंदर ऑलरेडी पहले का स्टोर किया हुआ है, दैट विल बी यूज्ड अप बाय द बॉडी। इसलिए नॉर्मली देखा रहेगा ना व्हेन पीपल फास्ट, या सो एंड सो रीजन से मैं फास्टिंग करने वाला हूँ बोल के, तो उसके पिछले दिन दबा के खाते हैं। ओके, कि चलो कल तक के लिए सस्टेन हो जाएगा। that is what, this is the principle behind that. They are converting the excess glucose into glycogen, storing it in the hepatic cells. अगले दिन खाना नहीं खाएंगे बट अपना लीवर काम कर रहा है। बोल। बट सर अभी सब लोग ऐसा कैलोरीज में देख के खाते हैं ना, मतलब ऐसा हेल्थ कॉन्शियस जो हेल्थ रहते हैं। कॉन्शियस है, यस, ये सब बहुत ज्यादा होने लगा है आजकल कि ईच एंड एवरी मॉर्सल ऑफ फूड दैट यू ईट इज गिवन 100 टाइम्स थॉट कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना कैलोरीज है उतना कैलोरीज है ना। so when you say calories it is nothing but a unit of energy, ओके, कैलोरीज जो है वो है एनर्जी का यूनिट। तो कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिल रहा है वो उसका कैलोरीज, फैट से जितना एनर्जी मिल रहा है वो उसका कैलोरीज। तो व्हेन यू से कि मतलब दिस इज हैविंग लॉट ऑफ कैलोरीज, उसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी। ओके, तो जब लोग एक्सरसाइज वगैरह बट करते हैं, वैसा राइट है क्या कि मतलब नॉर्मल हम खाते रहते हैं? सी अभी कैसा है ना कि एज फार एज दिस डाइट एंड ऑल इज कंसर्न्ड, आइडियली देयर इज नो फिक्स्ड प्लान फॉर एवरीवन, कि हर एक का शरीर अलग है। कुछ लोगों का देखा रहेगा वो बहुत खाते हैं बट शरीर मोटा नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा रहता है वो बहुत कम खाते हैं लेकिन बलून की तरफ फूगे हुए रहते हैं। ओके, तो इट इज एवरीबॉडीज ओन मेटाबॉलिज्म। ये एज पे डिपेंड करते हैं, जेंडर पे डिपेंड करते हैं, ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक फैक्टर होता है, मेटाबॉलिक रीजंस होते हैं, एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल, ऑक्यूपेशन प्लेज अ रोल, ये सब पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई फिक्स्ड डाइट प्लान किसी सबके लिए नहीं बना सकते। अगर सपोज ऐसा लगता है कि लाइक यू आर ओवर वेट फॉर योर एज एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस, तो योर ओन बॉडी प्रोफाइल हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट, एंड दैट इज डन बाय अ डाइटिशियन, प्रोफेशनल डाइटिशियन, कि वो पहले तुम्हारे शरीर के प्लान को समझेगा
कि कितना एसिमिलेशन होता है, कितना स्टोर कर पाते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट देन अ प्रॉपर डाइट फॉर यू विल बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच विल नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्सन. ठीक है, तो वो सब समझने के बाद इसलिए प्रॉपर डाइटिशियन से ही कंसल्ट करके करना चाहिए. एंड प्लीज रिमेंबर, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने खाना खाना बंद कर दिया. दैट इज द मोस्ट इनकरेक्ट वे ऑफ डूइंग डाइटिंग. बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा, शरीर को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहा है ना. इट्स लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा फिर भी गाड़ी चलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा. यू रिक्वायर एनर्जी. इवन इफ यू डोंट डू एनी वर्क, जस्ट सिट इन योर रूम फॉर द एंटायर डे, still your brain is active, your cells are doing the metabolism, your breathing, respiration is going on. वो सबके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, वो तो हम बंद नहीं कर सकते. गेटिंग इट? योर हार्ट इज पंपिंग ब्लड, कितना एनर्जी चाहिए उसको. तो द वर्क विच इज इज नॉट जस्ट दैट यू आर मूविंग अराउंड एंड डूइंग सम वर्क. वर्क इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी सेल विच इज डूइंग. तो वो तभी बंद होगा व्हेन अ पर्सन विल डाई. गेटिंग इट? तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए, बट हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही टाइम पे सही प्रोपोर्शन पे जाना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जैसे कुछ लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में रहते हैं, जैसे मोस्टली जो आईटी पीपल है, कि दे आर हैविंग अ सिडेंटरी जॉब. सुबह 9 बजे से लेकर से शाम के 5 बजे तक एक ही चेयर पे बैठे हैं, पीसी के सामने बैठे हैं. उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिजिकल वर्क ऐसा जितना नहीं हो रहा है. सो देयर डाइट विल बी डिफरेंट. बट इफ यू कंपेयर दैट विद अ टीचर लाइक मी, अभी ऑनलाइन का पार्ट छोड़ दो, बट व्हेन वी टीच नॉर्मली इन द क्लास, ओके, कि व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, ओके, जैसे बड़ा बैच होगा कॉलेज में, एफवाई का बैच होता है, वी हैव से 150-200 चिल्ड्रन. उनके सामने खड़े रहकर गला फाड़ के चिल्ला के बात करना, इट रिक्वायर्स फिजिकल वर्क. So there are more energies used. We have to stand and we have to move around, use the board, use the PPT, all this things. उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो जो लेबरर्स विच आर वर्किंग आउट कंस्ट्रक्शन साइट पे या रोड साइड पे, उनका कितना मेहनत वाला काम है. फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड, उनका कितना मेहनत वाला काम है. गेटिंग इट? सो दीज थिंग्स आर ऑल डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. Pregnant woman will require a different set of nutrients. Old people will require different set of nutrients. तो सबका सेम नहीं हो सकता. तो इसलिए इसमें जो डाइटिशियन के बारे में सब जो लोग बोलते हैं ना, ये सही गलत करके कुछ नहीं. It is just that according to your body profile, you have this diet suits you best. Okay, अभी environment भी मैटर करता है. If you are staying in a cold region, so you must have more of fats. बिकॉज वो बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा ठंडे इलाकों में. गेटिंग इट? इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी हॉट प्लेस विच इज ड्राई एंड ह्यूमिड और समथिंग, तो वहां पर हल्का खाना खाना चाहिए. बिकॉज खाना खाने के बाद मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाता है. गेटिंग इट? सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. ये सब अपना बॉडी रेगुलेट कर लेता है. ठीक है, समझा? दिस वन, लिवर का क्या क्या फंक्शंस है. ओके, विटामिन्स का भी सब है, रिक्वायर्ड ब्लड प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस करता है. तो लिवर इज अ वेरी वेरी एक्टिव ऑर्गन. ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पैनक्रियास. ओके, अब पैनक्रियास का क्या है? लीफ शेप्ड, इट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर पैनक्रियास. ओके, व्हेन यू से हेटेरोक्राइन, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट. ओके, सो व्हेन यू से हेटेरोक्राइन, इसका मतलब है देर आर टू टाइप्स ऑफ glands present in the pancreas. Okay, it is the only gland in our body which is called as a double gland or a mixed gland. यहाँ पे दो वर्ड्स आएंगे, एक होगा एक्सोक्राइन, दूसरा होगा एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि द ग्लैंड विल हैव अ डक्ट टू पोर आउट द सिक्रीशन. एंडोक्राइन का मतलब है देयर इज अ ग्लैंड बट विदाउट अ डक्ट, उसमें से डायरेक्टली डिफ्यूज होकर सिक्रीशन बाहर आते हैं. The pancreas is the only gland in our body which is exocrine as well as endocrine. Got it? तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का,
उसमें बनता है डाइजेस्टिव जूसेस एंड उसमें से सिक्रीशन आते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो डुओडेनम में ओपन होते हैं। ओके अभी जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसमें और डुओडेनम के बीच में जो स्फिंक्टर है उसका नाम दिया है स्फिंक्टर ऑफ ऑड्डी। ये नाम याद रखना, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑड्डी, डोंट आस्क मी व्हाई, ठीक है। तो ये पैनक्रियास में प्रेजेंट, और ये डायग्राम देखना है पैनक्रियास का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स है, डक्ट्स है, and there are cells over there called acinar cells, ठीक है। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया जहां पे एसिनार सेल्स है जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ओके एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का वहां पर देयर आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स जिसके नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये जो कलर्ड वाला पोर्शन दिख रहा है बीच में दे आर कॉल्ड द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स का मतलब है स्मॉल आइलैंड्स, छोटे छोटे द्वीप। ओके बिकॉज अंडर द माइक्रोस्कोप वो छोटे छोटे आइलैंड की तरह नजर आते हैं इसलिए नाम रख दिया आइलेट्स। जिसने देखा माइक्रोस्कोप में वो लैंगरहैंस, इसलिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके एंड ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट ओवर देयर, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। 3 types of cells in the islets of Langerhans in the endocrine part of the pancreas, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट उससे रिलेटेड है, यस बीटा सेल, यस। ओके सी यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं एंडोक्राइन पार्ट के बारे में, मतलब द ग्लैंड्स विच आर विदाउट अ डक्ट। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प होते हैं। तो दीज डिफरेंसेस यू शुड रिमेंबर। इसलिए एंडोक्राइन पार्ट का डाइजेशन से कोई ऐसा जितना रिलेशन नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, so you should know the entire locations. तो जो अल्फा सेल्स है दे सिक्रीट समथिंग कॉल्ड ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन एंड डेल्टा सेल्स सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। ये तीनों हॉर्मोन्स के नाम याद रखना, अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। ओके ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन ये दोनों एंटेगोनिस्टिक हॉर्मोन्स हैं। एंटेगोनिस्टिक हार्मोन का मतलब है दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इन देयर फंक्शन। ग्लूकेगॉन क्या करते हैं, दोनों शुरुआत में एक ही फंक्शन करते हैं। बोथ ऑफ देम स्टिम्युलेट द हेपेटिक सेल्स, लिवर सेल्स, ठीक है। ग्लूकेगॉन विल स्टिम्युलेट द hepatocytes or the liver cells, okay, to glucagon will stimulate the liver cells to break down the glycogen in the liver, convert that into glucose, put it into the blood. इसलिए ग्लूकेगॉन के वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं। इंसुलिन डज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। इंसुलिन क्या करता है, इट विल स्टिम्युलेट द लिवर सेल्स टू टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, convert that to glycogen, store it in the liver. इसके वजह से इंसुलिन के एक्शन के वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूसेस। तब दोनों इंसुलिन ग्लूकेगॉन साथ में काम कर रहे हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज बैलेंस्ड, एंड वो जरूरी है। तो जो डायबिटीज मेलिटस है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो दोनों एंटेगोनिस्टिक हैं और एक अगर डेफिशिएंट हो गया तो दूसरा राज कर रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दैट इज डायबिटीज मेलिटस। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल उसमें सब आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ।
और ये जो तीसरा है सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स वाला, दे इनहिबिट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बोथ. ओके, दैट इज अ फंक्शन. समझा पैनक्रियास का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से. तो as far as the digestion is concerned, we are concerned with the enzymes which are secreted by all of them. इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा एसिनार सेल्स इन द एक्सोक्राइन पार्ट, ये प्रोड्यूस करते हैं अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो डुओडेनम में ऐड होते हैं. ओके, so any doubt in the structure and the histology of the alimentary canal digestive system? बहुत सारे वर्ड्स हो गए है ना. ओके, एक काम करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कर लेते हैं, बिकॉज ये एंजाइम्स रिएक्शंस है, जल्दी हो जाएगा. ये कंप्लीट करके आज के लिए बंद करते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद जो अपना न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, ये डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. चलेगा या ये भी बाद में करना है? खाना डाइजेस्ट कर ही देते पूरी तरह से, है ना. ये कंप्लीट कर लेंगे. डिसऑर्डर्स और नेक्स्ट टाइम करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम लोग नया लेसन भी शुरू कर देते हैं. ठीक है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन आई थिंक ये सब हमने कर दिया. माइक्रोविलाई का सब हमने देख लिया ना कैसे. ठीक है, छोटा मोटा कुछ बचेगा तो वी कैन डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम. So let's come to the physiology of digestion. ठीक है, so now when you talk about the physiology of digestion, it starts from the mouth. कि जब हम डाइजेशन करके बोलते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन. एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन, कि where the bigger food particles are broken into small pieces mixed with the saliva made into a paste, जिसको हम बोलस बोलते हैं. वो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें टीथ, टंग, सलाइवा ये सब हाथ में काम करते हैं. तो वी कॉल इट मैस्टिकेशन और च्यूइंग. ओके, स्टमक में होता है चर्निंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इन सब के वजह से देयर इज मैकेनिकल डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस. ओके, उसके साथ आता है केमिकल डाइजेशन. ये ज्यादा जरूरी है. एंड केमिकल डाइजेशन बेटर तभी होगा जब मैकेनिकल डाइजेशन बेटर होगा. ठीक है, दैट इज व्हाई नेचर हैज प्रोवाइडेड अस विद दिस टीथ, टंग एंड ऑल, कि व्हाटएवर फूड वी ईट it has to be broken into small pieces and all. Imagine yourself eating a big chunk and directly swallowing it. टॉम एंड जेरी में होता है ना वैसे. इतना बड़ा चीज का टुकड़ा लिया, सीधे अंदर गया, उसके पूंछ तक चला जाता है वो. बट सांप के इसमें वैसा ही होता है ना, स्नेक्स में. यस, इफ यू सी snakes like anaconda, it can swallow the entire big animal like that. तो उसमें कैसा होता है कि वो सीधे अंदर जाते हैं and then the food remains in its stomach and alimentary canal for a very long time. इसलिए जब वो बड़ा एनिमल खा लेता है ना, उसके डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है. वो अगले 7-10 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, उतना टाइम लगता है उसको, बिकॉज इट डजंट हैव टीथ, डायरेक्टली मसल्स है उसके. स्नेक्स में नहीं होता टीथ, फैंग्स होते हैं, फैंग्स. ऐसे आते हैं ना डसते. वो फैंग्स होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स, जो बार बार ऐसे बाहर निकलते हैं ना, वो हवा में केमिकल को डिटेक्ट करते हैं एंड इट इज एबल टू स्मेल बिकॉज ऑफ दैट. ओके, बट वो खाने पीने के मामले में डजंट हैव एनी टीथ, वो सीधे स्वॉलो करेगा. पूरा का पूरा एनिमल ऐसे ही खा लेता है, उसका बोन्स ये वो सब डाइजेस्ट कर देता है. ओके, सो दैट इज पॉसिबल, बट luckily human beings are not like that. Okay, normal human beings are not like that, so there is something called chemical digestion that we have. तो यहाँ पे there is a step wise breakdown. नेचर ने कितने अच्छे से डिवाइस किया, देखना कि there will be a series of reactions. ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन में पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, अदरवाइज एकदम भूखा थका हारा बैठे हुए एक निवाला खाया नहीं कि उछलने लगेगा. ऐसा नहीं होता है ना, because we have the food which is digested slowly gradually, so that there is a stepwise way. And दूसरा important क्यों ऐसा दिया है, partial slowly breakdown क्यों होते हैं, because in every reaction there is some amount of heat generated.
तो अगर बहुत बड़ा रिएक्शन फटाफट फटाफट हो गया तो बॉडी विल गेट हीटेड अप वेरी फास्ट, दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो जब स्लो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो द हीट ऑल्सो विल बी स्लो, अदरवाइज हम लोग बहुत ज्यादा एकदम इंजन गर्म हो जाएगा। तो ये सब सोच समझ के नेचर ने ऐसा डिजाइन किया। इंटरेस्टिंग राइट, है ना। तो अभी लेट्स कम टू द बक्कल कैविटी। तो ये तो हमने देखा ही है, बोलस होता है, स्वॉलो करते हैं, फेरिंग्स में जाते हैं, इसोफेगस में जाएगा, सलाइवा। देयर इज ओनली वन केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द सलाइवा। ओके, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसका दूसरा नाम मैंने बताया था, व्हाट इज दैट? सलाइवरी अमाइलेज का something with the letter P. P. Yeah. Other name of this salivary amylase. It's called tyalin. P silent. Yeah, it's called tyalin. P-T-Y-A-L-I-N. Tyalin. Okay, so that is salivary amylase. Okay, all these words, technical words, सब याद रखना है. Okay, तो माउथ में सलाइवा में जब सलाइवरी अमाइलेज के वजह से डाइजेशन होगा तो स्टार्च which is a polysaccharide will be broken down into maltose which is a disaccharide and इसका pH है 6.8. ये सब याद रखना. That means it is very slightly acidic. Okay, and 30% of the starch that you consume gets converted into maltose. The remaining 70% is remaining as starch. वो कंटिन्यू, वो डाइजेस्ट नहीं होता, माउथ में नहीं होता. ओके, उसका डाइजेशन आगे गलेट में होगा, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, देन वो जाएगा स्टमक में. देयर इज एसोफेजियल स्फिंक्टर व्हिच अल्टीमेटली टेक्स द बोलस इनटू द स्टमक. ओके, अब चलते हैं स्टमक में. यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है, जैसे हम इडली का आटा ग्राइंड करते हैं ना, चर्निंग एक्शन, तो वैसे यहाँ पे चर्निंग होगा एंड देयर विल बी केमिकल डाइजेशन आल्सो. ओके, तो स्टमक में द फूड विल रिमेन फॉर अबाउट 4 to 5 hours. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 2 मील्स के बीच में इतना एटलीस्ट गैप होना चाहिए आइडियली. वो अलग बात है कि हम लोग 1-1, 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ठूसते रहते हैं. हाँ, स्नैक्स खाते रहते हैं. हाँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, स्पेशली जब घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हैं तो चलता रहता है. सामने ना वेफर्स नजर आ गया, उठा लिए, फिर चॉकलेट का मन किया, चॉकलेट खा लिया. यस. ओके, बट आइडियली जो डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसलिए in 3 different times of the day, so that whatever you have in the morning is first digested fully before the next meal comes. Okay, but ठीक है, your body is capable of a lot of things, multitasking कर सकता है तो करने का. Okay, so churning action will happen and the walls of the stomach will produce the gastric juice, जो mucosa layer है वहां से, and the gastric juice is highly acidic. Okay, mucus cells will also produce mucus. Okay, and जो gastric gland है, there are 3 types of cells in the gastric and the stomach. There are mucus cells, there is something called peptic or the chief cells, and parietal or the oxyntic cells. ये 3 types of cells हैं gastric glands में. इसमें से mucus cells क्या कर रहे हैं? Mucus secrete कर रहे हैं. Peptic cells, they secrete something called pepsinogen. It's nothing related to the cold drink. Okay, इसका नाम है पेप्सिनोजेन एंड इट इज अ प्रोएंजाइम. प्रोएंजाइम का मतलब है कि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एन एंजाइम. जब भी खाना रहेगा स्टमक में, एवरी टाइम देयर इज नो फूड अवेलेबल, कभी तो ऐसा टाइम आएगा बीच में जब खाना नहीं है, राइट? तो तब ये प्रोएंजाइम के फॉर्म में रहेगा. Only when the food is eaten, the food goes into the stomach. That time, this inactivated form is converted to the active form. इसलिए प्रो एंजाइम के फॉर्म में रहता है. अदरवाइज अगर पहले से एक्टिवेट फॉर्म में डालेंगे तो इट विल अननेसेसरली बी अ वेस्ट. ओके,
So these peptic cells produce something called pepsinogen. Whenever the name of an enzyme ends with ogen like this, तो मतलब वो inactive form है. Okay, then you have parietal cells, also called oxyntic cells. ये produce करते हैं HCl. The acid that we have in our stomach is hydrochloric acid, and something called intrinsic factor. Okay, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है कि अगर हमने जो खाना खाया उसमें विटामिन B12 था, तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी करेगा. तो ओवरऑल द गैस्ट्रिक जूस, व्हाट डज इट कंटेन? म्यूकस है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन, HCl and intrinsic factor. But in the case of infants, very small babies, okay, which are directly dependent on the mother's milk, और कुछ नहीं खा सकते, so their stomach also secretes something called renin. ये adults के stomach में नहीं होता. Okay, so renin milk के proteins को digest करने में काम करता है. ठीक है. Now this HCl in the gastric juice, this is very significant because ये highly acidic है. इसका pH level देखना कितना है, 1.8. pH scale के हिसाब से you know very well it is highly acidic, है ना. 7 से जितना कम रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक है. तो ये कितना है, 1.8, बहुत ज्यादा एसिडिक है. बट इतना एसिड अपने स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, बट वो इंश्योर भी करते हैं कि सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट हो, राइट. तो ये HCl क्यों जरूरी है? बिकॉज सबसे पहले एसिडिक बनाकर सलाइवरी एमाइलेज का जो एक्शन है उसको बंद करेगा. बिकॉज इसके पहले माउथ में सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन चल रहा था, वो बंद करने के बाद ही अपना स्टमक वाले एंजाइम्स काम करेंगे. And secondly, because of this acidic condition, many of the microbes, the harmful ones it might have entered with the food, they are killed. And in this such a highly acidic condition, the inactive enzyme pepsinogen can be converted to the active form called pepsin. ये acidic condition में ही possible है. And ये pepsin जो active हो गया, now this will catalyze the other reaction. A pepsin in the acidic medium will break down the proteins in your food to peptones and proteoses. मतलब अगेन प्रोटीन्स का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, बिकॉज प्रोटीन्स के फाइनल डाइजेशन में अमीनो एसिड्स बनते हैं, बट यहाँ क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन. फर्स्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस. इसका फर्दर डाइजेशन आगे होगा. ठीक है. सो दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय पेप्सिन. एंड पेप्सिन किसके वजह से बनता है? HCl के वजह से, फ्रॉम पेप्सिनोजन. लिंक समझा अच्छी तरह से कि व्हाई एवरी कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो स्टमक में मेनली ये दो रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स का ही डाइजेशन होता है. नाउ दिस रेनिन इन द इन्फेंट्स, एज आई सेड, they are dependent on the mother's milk, and the mother's milk contains a protein called casein. Okay, so coagulated milk protein, मतलब दूध में जो मलाई बनता है ना, बॉईल करने के बाद पतीले को ऐसे ही रख दो तो ऊपर मलाई का लेयर बन जाते हैं. दैट इज नथिंग बट अ कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. वो ये रेनिन के वजह से होते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली फीडिंग ऑन मिल्क. तो ये सब डाइजेशन का रिएक्शंस होने के बाद वॉट एवर कम्स आउट ऑफ द पाइलोरस इन द स्टमक इज नाउ कॉल्ड द काइम, एंड ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. तो डाइजेशन का फिजियोलॉजी स्टमक वाला समझा अच्छी तरह से, अच्छी तरह से. ठीक है. तो अब यहाँ पे बना है क्या कि अगर इन्फेंट्स है तो मिल्क प्रोटीन्स, otherwise in the case of adults it is proteins and peptoses and क्या था वो, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस. सॉरी. ओके, अब मुझे भी भूख लगना शुरू हो गया. ओके, सो नाउ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइजेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेयर द डाइजेशन इज फुल्ली कंप्लीटेड, राइट. So as you have understood till now,
कि डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब पहले डुओडेनम से स्टार्ट करना होगा। तो डुओडेनम में देयर इज द कॉमन बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, जो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। एंड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इटसेल्फ इज हैविंग द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिसमें से सिक्रीशंस आ रहे हैं उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो नाउ वन बाय वन वी हैव टू सी कि बाइल जूस के वजह से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के वजह से क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, एंड इंटेस्टाइनल जूस में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। One after the other, all these juices will act on the chyme, at the end of which you will get only the digested products. That's why maximum chemical digestion is taking place in the small intestine. ठीक है, चलेगा ना? ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना, डाइजेशन या ओके। इसके बाद तुझे डाइजेशन ही करना है वैसे भी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बाइल जूस। ठीक है, नाउ दिस बाइल जूस इट्स अ डार्क ग्रीन कलर्ड फ्लूइड जिसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स, ये दो नाम मैंने बताए थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड आरबीसीज के ब्रेकडाउन से। ठीक है, देन देयर आर बाइल सॉल्ट्स, ये दो नाम याद रखना है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। रिमेंबर द नेम्स, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ये दो बाइल सॉल्ट्स है, पिगमेंट एंड सॉल्ट में डिफरेंस है। ओके, सिमिलरली यू आल्सो गेट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, ये सब रहता है जिसको मिलाकर हम बोलते हैं बाइल जूस। ओके, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, डाइजेशन में हेल्प करते हैं बट डाइजेशन में एंजाइम नहीं होते। अभी जो बाइल आ रहा है, मतलब बाइल जहां ऐड हो रहा है, इट इज गेटिंग एडेड टू द काइम विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक से जो आ रहा है काइम वो बहुत ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उसके एसिडिटी को कम करके अल्कलाइन बनाना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ओके, एंड मेक इट अल्कलाइन। बिकॉज इसके आगे अगर बहुत एसिडिक रहेगा तो इंटेस्टाइनल का वॉल ही जल जाएगा, तो वो जरूरी है। तो बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। इमेजिन एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द नेचर, क्या प्लानिंग है देखना, है ना? तो दूसरा इसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, ये फैट्स जो भी हमने खाए रहेंगे उसको फिजिकल ब्रेकडाउन, बड़े बड़े ऑयल ग्लोब्यूल्स ऐसा सब रहेगा, तेल खट वाले खाने से बहुत खाते हैं ना, बड़ा पाव तो खा ही देते हैं। राइट, तो इसमें बड़े बड़े ऑयल पार्टिकल्स होंगे, ओके, एंड देन उसको फिजिकल ब्रेकडाउन करके छोटे पार्टिकल्स करना, बिकॉज स्मॉलर द सरफेस एरिया बेटर इज द डाइजेशन। एंड फैट्स में होता है लिपिड्स, तो केमिकली उन लिपिड्स को डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइपेसेस व्हिच आर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ये बाइल क्या कर रहा है, इन लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, ओके, एंड द बाइल पिगमेंट्स दे ऐड कलर टू द फीकल मैटर। I don't need to mention the color. Getting it? Okay. बाइल का रोल समझा अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ कमिंग टू पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है एसिनार सेल्स में से, उसमें क्या क्या है, यू हैव पैनक्रियाटिक अमाइलेज, देन यू हैव लाइपेज, देन देयर आर इनएक्टिव एंजाइम, जैसे पहले पेप्सिनोजेन था स्टमक में, same way here you have trypsinogen and chymotrypsinogen, दोनों inactive forms है, okay. Then pancreatic juice also contains nucleases. अब नाम से ही पता चलता है वो किसको डाइजेस्ट करेगा। When you say nucleases मतलब वो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करेगा। When you say lipases वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। एंड देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस म्यूकस, म्यूकस तो है ही वैसे भी सब जगह पे,
ओके, एंड देन इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, विच कंटेन्स इट्स ओन एंजाइम्स। इंटेस्टाइनल जूस में कौन से एंजाइम्स हैं? डाइपेप्टिडेसेस, लाइपेसेस, डाइसैकेराइडेसेस एक्सेट्रा। तो इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस, ये याद रखो। Succus entericus is nothing but the digestive juices produced by the small intestine. ओके, अब ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सब एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शंस करेंगे, तो डायरेक्टली वी विल सी द रिएक्शंस। ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसके पहले भी अमाइलेज वर्ड आया था, सलाइवरी अमाइलेज, याद है? तो एंजाइम का नाम अमाइलेज है, बट यहाँ पे दो अलग जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम स्पेसिफिकली बताया गया, सलाइवरी अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, because the earlier one was produced in the saliva, this one is produced in the pancreas. But whenever you say amylase, it will act on starch. Okay, so pancreatic amylase जो है, this will act on glycogen and starch, which are complex carbohydrates, and it will convert them into disaccharides. मतलब ये सिर्फ डाइसैकेराइड, अगेन पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, तो अभी तक वहां बना नहीं है, डाइसैकेराइड्स बना है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन समझा? ओके ओके, देन यू हैव लाइपेसेस जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, नाउ लाइपेसेस विल हाइड्रोलाइज द फैट मॉलिक्यूल्स and you will get fatty acids and monoglycerides. तो लिपिड्स का डाइजेशन। ओके, अभी आता है ट्रिप्सिनोजेन विच इज इनएक्टिव, तो पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन is converted to the active form trypsin. तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल एंजाइम जरूरी है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ओके, some blockage in the pharynx में। ओके, ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल जूस में है वो क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन बन गया। अब दिस ट्रिप्सिन विल कन्वर्ट प्रोटीन्स एज वेल एज प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन, जो स्टमक में बना था प्रोटीन्स के डाइजेशन से, that will be further broken down to polypeptides. Okay, now remember, whenever you say proteins, they are made up of amino acids. Okay, amino acids के molecules के बीच में जो bond होता है in a protein, that's called as a peptide bond. Okay, so when you say polypeptide, that means many peptide bonds. मतलब बड़े बड़े molecules जिसमें amino acids हैं bonded by peptide bond. तो ट्रिप्सिन के वजह से पॉलीपेप्टाइड्स तक पहुंच गया प्रोटीन्स, and then trypsin will also convert the other inactive enzyme, that is chymotrypsinogen, into chymotrypsin. And फिर ये जो chymotrypsin है that will convert these polypeptides into dipeptides. Dipeptide मतलब two peptide bonds, मतलब 3 amino acids. लिंक समझ रहे हैं? Confused? Yes. Okay, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी, पैनक्रियाटिक अमाइलेज का रोल समझ गया, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेसेस क्या करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड बनाएगा। ओके,
देन कम्स द ट्रिप्सिनोजेन, यहाँ से पूरा लिंक कनेक्टेड है। पैंक्रेटिक अमाइलेज एंड लाइपेसेस इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, बट ट्रिप्सिनोजेन सबसे पहले कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, जिसके लिए इंटेस्टाइन का एंजाइम चाहिए एंटेरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिन बनने के बाद जो स्टमक में बने हुए प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स हैं, they will be broken down to polypeptides, and trypsin के वजह से chymotrypsinogen will get converted to chymotrypsin, and chymotrypsin will break down those polypeptides to dipeptides. समझा सब कनेक्शन पूरा? ओके तो अभी अपने पास इतना डाइजेशन हो जाने के बाद व्हाट आर वी लेफ्ट विथ नाउ? सी फैटी एसिड्स है जो ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड है, कुछ लिपिड्स भी बचे हुए रहेंगे, डाइसैकेराइड्स हैं और जिसका डाइजेशन करना है, ओके, एंड देन यू आर हैविंग डाइपेप्टाइड्स and some amount of polypeptides and peptones, and then you have nucleic acids. ये फाइनल डाइजेशन करना बाकी है। तो कमिंग टू द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, उसमें न्यूक्लियसेस, ये भी पैनक्रियाटिक जूस में ही होता है न्यूक्लियसेस। तो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करेगा। you remember the structure of DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, है ना? तो वो न्यूक्लिक एसिड्स को ये न्यूक्लियसेस डाइजेस्ट करते हैं कि व्हेनेवर यू ईट एनी प्लांट और एनिमल मैटर, उसके सेल्स में भी न्यूक्लिक एसिड्स था, वो भी डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए न्यूक्लियसेस एंजाइम है। तो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए और आरएनए को पूरा ब्रेक डाउन करके सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पहले बनाएगा, एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए यू विल हैव न्यूक्लियोटाइडेसेस। जैसे एंजाइम का नाम है वैसे ही उसका सबस्ट्रेट है। तो न्यूक्लियोटाइडेसेस विल डाइजेस्ट द न्यूक्लियोटाइड्स, तो यू विल गेट न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट सेपरेट हो गया, बचा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेसेस, तो इससे सेपरेट हो जाएगा शुगर एंड बेस। तो ये एक के बाद एक 3 रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियसिस के वजह से, बिकॉज ऑफ विच यू गेट पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इनका फर्दर डाइजेशन नहीं होता। ओके, देन कमिंग टू द इंटेस्टाइनल जूस, उसमें क्या है? मैल्टेस, ओके, सुक्रेस, लैक्टेस, नाम से ही पता चलता है एंजाइम का नाम मोस्टली एंड होता है ए से। तो व्हेन यू से मैल्टेस मतलब इट इज एक्टिंग ऑन माल्टोस, तो उसके ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज। सिमिलरली सुक्रेस acting on sucrose, so you will get glucose and fructose. Lactase acting on lactose, you get glucose and galactose. ये सब सिंपल शुगर्स है, इनका फर्दर डाइजेशन नहीं होता है, they are directly taken up in respiration. Okay, similarly dipeptidases, they break down the dipeptides and you get amino acids, मतलब प्रोटीन्स का फाइनल प्रोडक्ट। and जो emulsified fats था they are acted upon by lipases, so you get fatty acids and monoglyceride। मतलब यहाँ पे शुगर बेस, यहाँ पे ये सारे शुगर्स, यहाँ पे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हो गया सब फाइनल डाइजेशन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर यू हैव ईटन, अगर इसमें से कोई कंपाउंड्स नहीं होंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। By the end of the small intestine, this digested product is now called chyle. इसमें से न्यूट्रिएंट्स पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द माइक्रोविलाई। तो उसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, वो सब बताया था मैंने, वो एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर को जाएगा। गेटिंग इट? पूरा डाइजेशन का फिनोमेनन समझा? ओके, नाउ जब प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है ना, especially proteins, because in the beginning as we said कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स नॉर्मली एनर्जी के लिए नहीं प्रोड्यूस करते,
वो बॉडी बिल्डिंग एक न्यूट्रिएंट्स है। तो प्रोटीन्स के डाइजेशन से समटाइम्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस लाइक इंडोल, स्कैटोल या हाइड्रोजन सल्फाइड। ये प्रोटीन्स के डाइजेशन से बनते हैं। इन सब के वजह से देयर इज अ पेक्यूलियर ओडर ऑफ द फीसस। गेटिंग इट? फीकल मैटर में जो ओडर होता है, जो गंदा सा स्मेल होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली दीज कंपाउंड। तो अगर हम लोग डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करेंगे तो द फीकल मैटर विल हैव मोर ऑफ दोस ओडर्स। गेटिंग इट? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के वजह से इतना ज्यादा ओडर नहीं आता। ओके, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस माउथ वाटरिंग वगैरह हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, राइट? तो ये भी याद रखना है, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक ठीक है सब। तो अभी एब्जॉर्प्शन भी हम लोग ने डिस्कस कर ही दिया है वैसे तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एसिमिलेशन ऑल्सो थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा वी कैन सी दैट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो बिकॉज देयर इज स्टिल मोर टू बी डिस्कस्ड, एक साथ बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। आई थिंक इतना बस हो गया आज का, है ना? अदरवाइज सपने में तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वही सब आएगा। ओके, एनी डाउट्स? No. ओके